तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज की चर्चा में हम एक बेहद उग्र और संकरी शुरुआत से लेकर समंदर के किनारे एक शांत डेल्टा तक के रास्ते को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे महाद्वीप के इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। इस पूरे जल तंत्र का पैमाना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 2525 किलोमीटर। जरा सोचिए, इतना लंबा रास्ता तय करते हुए ये पानी सिर्फ बहता नहीं है, बल्कि ये अपने रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे परिदृश्य और भूगोल को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। इस पूरी कहानी और इस घने जाल को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 साफ सुथरे भौगोलिक हिस्सों में बांटेंगे। पहला, गंगा का जन्म और इसके प्रयाग। दूसरा, मैदानों में एंट्री और बाएं तट की नदियां। तीसरा हिस्सा होगा दायां तट और प्रायद्वीपीय नदियां। और आखिर में सुंदरवन डेल्टा तक की अंतिम यात्रा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गंगा का जन्म और प्रयाग। एकदम शुरुआत में हिमालय की संकरी घाटियों में पानी की रफ्तार और ताकत अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से जब ये जलधारा निकलती है तो इसे भागीरथी कहा जाता है। वहां से ये पहाड़ों को चीरते हुए कई अहम पड़ावों से गुजरकर बंगाल की खाड़ी तक का अपना लंबा मैक्रो सफर तय करती है। अब पहाड़ों में नदियों के आपस में मिलने के कई अहम बिंदु हैं जिन्हें याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसे बिना किसी मेहनत के दिमाग में बिठाने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखनी है, देव का भाग अलग है। अगर इस ट्रिक को डिकोड करें तो देव का मतलब है देवप्रयाग, भाग का मतलब भागीरथी और अलग यानी अलकनंदा। देवप्रयाग वो सटीक भौगोलिक जगह है जहां भागीरथी का तेज मटमैला पानी अलकनंदा के शांत पानी से मिलता है। यहीं पर पानी का आयतन अचानक 2 गुना हो जाता है और इसी महासंगम के बाद इस धारा को आधिकारिक तौर पर गंगा नाम मिलता है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है, अलकनंदा नदी असल में इस पूरे पहाड़ी सिस्टम की मुख्य रीढ़ के रूप में काम करती है। यह सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर पवित्र बद्रीनाथ से होते हुए देवप्रयाग में टकराने से पहले ही अपने साथ अथाह जलराशि समेट लेती है। अब अलकनंदा अपने रास्ते में अकेली नहीं आती। बाकी प्रमुख पहाड़ी संगमों को याद रखने के लिए भी हमारे पास ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स हैं जो केदारनाथ जैसी पवित्र जगहों को उनकी सटीक सहायक नदियों से जोड़ते हैं। जैसे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है तो इसे कर्ण ने पिंडायन किया से याद रख सकते हैं। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के लिए याद रखिए रुद्र के गले में मंदाकिनी। बस पूरा का पूरा मैप दिमाग में छप जाता है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे बाएं तट की नदियों और मैदानों में एंट्री की। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते पहाड़ों से लड़ता हुआ पानी अचानक अपनी रफ्तार खो देता है और नदी काफी चौड़ी हो जाती है। यहाँ वैज्ञानिक तरीके से इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। बाएं तट यानी उत्तर की नदियां ग्लेशियर से आती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी और भारी मात्रा में ग्लेशियल गाद होती है। वहीं दाएं तट यानी दक्षिण की नदियां कठोर पठारों से आती हैं। ये मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर हैं और इनमें गाद काफी कम होती है। अगर हम बाएं तट पर पश्चिम से पूरब की तरफ जाएं तो हमें विशाल उत्तरी सहायक नदियां मिलती हैं। रामगंगा, मिलाम ग्लेशियर से आने वाली शारदा या काली, नेपाल से आने वाली गंडक जो त्रिवेणी नहर को पानी देती है, और फिर कोसी। ये नदियां अपने साथ हिमालय से भारी मात्रा में पानी और सिल्ट लेकर सीधे मुख्य धारा में आती हैं। लेकिन खैर, हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट है। इन विशाल ग्लेशियल नदियों के बीच एक ऐसा दिलचस्प भौगोलिक मोड़ आता है जो बाएं तट के सारे नियम पलट देता है, और वो है अपवाद है गोमती नदी। गोमती पहाड़ों या किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि ये पीलीभीत की एक मैदानी झील फुल्लर झील से पैदा होती है। ये ग्राउंड वाटर से पोषित एक बेहद शांत नदी है जिसमें अपने पड़ोसियों जैसे ग्लेशियर वाली विनाशकारी ऊर्जा या गाद बिल्कुल नहीं होती। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, दायां तट और हमारी प्रायद्वीपीय नदियां। दक्षिण की तरफ फोकस करें तो ये तट पिघलती बर्फ का नहीं बल्कि कठोर पठारी चट्टानों का बना है। पर यहाँ भी एक बहुत बड़ा अपवाद देखने को मिलता है। यमुना नदी निकलती तो ऊंचे हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह नदी तंत्र में दाईं तरफ से प्रयागराज के पास आकर जुड़ती है।
अब अगर दक्षिण के नेटवर्क को और ध्यान से देखें तो इसमें मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी है, जो अपनी तेज धार से गहरे गॉर्ज बनाती है। और फिर आती है सोन नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर एकदम सीधे उत्तर की दिशा में बहती है। इसे याद रखने की ट्रिक है, सोना अमर है। इस तीव्र भूगोल का सीधा असर इंसानों के वजूद पर भी पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस नदी को कंट्रोल करना प्रशासनिक रूप से इतना जरूरी था कि इसकी बाढ़ को रोकने के लिए भारत की पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना यानी डीवीसी का निर्माण किया गया। और अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, अंतिम यात्रा और सुंदरवन डेल्टा। पश्चिम बंगाल के फरक्का पहुंचते ही ये जलतंत्र एक राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकलकर एक अजेय अंतर्राष्ट्रीय ताकत बन जाता है। फरक्का में ये हुगली नदी के रूप में बढ़ता है और मुख्य धारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंट्री लेती है। वहां इसका मिलन महाकाय ब्रह्मपुत्र से होता है और ये विशालकाय संयुक्त जलधारा मेघना बनकर समंदर में समा जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी एक धीमी और भारी नदी आखिर अपनी यात्रा के अंत में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कैसे बना लेती है? दरअसल होता क्या है कि एकदम समतल जमीन पर आकर पानी की बची खुची रफ्तार भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब पानी में इतनी ऊर्जा नहीं होते कि वो भारी हिमालयी गाद को आगे धकेल सके। मजबूरन वो सारा सिल्ट वहीं जमा होने लगता है और नदी अनगिनत छोटी छोटी धाराओं में बंटकर एक विशाल त्रिकोणीय डेल्टा का रूप ले लेती है। तो चलिए इस सफर को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें दिखाता है कि भूगोल सिर्फ किताबों में छपा कोई स्थिर नक्शा नहीं है। ये एक जीवंत और गहराई से जुड़ी हुई कहानी है। जब हम देखते हैं कि कैसे हर एक ग्लेशियर, घाटी और सहायक नदी एक दूसरे से इतनी सटीकता से जुड़ी है, तो क्या इस राजसी भौगोलिक चक्रव्यूह की कल्पना करने मात्र से प्राकृतिक दुनिया को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।